सर तो सर ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपसे जुड़ना हुआ और आपके साथ और लोगों से भी भेंट हुई। सभी को हमारा प्रणाम। सर हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं एस के अग्रवाल जी, जो IAS रिटायर्ड है छत्तीसगढ़ से। अरे सर, सो काइंड ऑफ हिम। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार अग्रवाल साहब। तो सर तो हीरालाल जी, आज हीरालाल जी को ही जुड़ना था सर, तो लेकिन वो चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो लास्ट मोमेंट पे कुछ इशू उनका साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं शायद ना जुड़ पाऊँ। नहीं मैं जुड़ा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। नाउ माय वर्क इज ओवर। मैं आपको सुन रहा हूँ और सबको सुन रहा हूँ, जुड़ा हूँ। ठीक है सर, आप कंडक्ट करिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो सर हम सीधे स्टार्ट करें चौहान सर, या आप चाहेंगे कि लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दें? आपको तो सभी जानते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चौहान साहब से पूछ लिए, जैसा वो चाहते हैं वैसा करिए। फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने चलिए उसका कुछ सदस्य नए भी आए, उनका परिचय है। जी सर, तो जो सदस्य नए हैं वो अगर उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने को इंट्रोड्यूस कर दें, तो फिर हम लोग आगे की बात शुरू करें। सर मीटिंग एकदम खुशियार। IAS हीरालाल वर्मा जी हैं, सुल्तानपुर के। भारतीय वन सेवा का सदस्य हूँ। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, हम आपसे मांगते हैं लिस्ट। भारतीय वन सेवा सर और वन विभाग के माध्यम से वनों से उत्पादित होने वाली वनोपज और कृषकों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली जो कृषि उपज है उसके उत्पादन, संवर्धन, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे कुछ प्रयास किया है और आगे बहुत कुछ सीखने की इच्छा है। तो आदरणीय कमल सिंह जी के सानिध्य में कुछ और इस दिशा में बेहतर प्रयास कर पाएंगे, ऐसी मेरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत आप ही से मिलकर जी सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और कोई मित्र अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, परिचय देना चाहेंगे? सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, आगरा से रोहतान सिंह, ब्रज प्रांत पर्यावरण गतिविधि से पेड़ आया हूँ। आपका स्वागत है। जी सर। चलिए, रोहतान सिंह जी सर। और कोई मित्र? अरुण जी परिचय दो अपना। अरुण जी, अरुण मनोली से। नमस्ते सर, मैं शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक राई ब्रांच से। वेलकम। इस समूह में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आगे वेलकम। हाँ, अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए। चौहान साहब ने आपको कहा था, थोड़ा परिचय दे दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ, अब फिर से म्यूट हो गया। हेलो जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है जी। मेरा नाम और मनोली ग्राम संपदा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और हमारे यहाँ पे स्वीट कॉर्न बहुत होती है जी, स्वीट कॉर्न विलेज है हमारा गांव। और अच्छा, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में हमारा एक्सपर्टीज है। जी सर। जी चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अग्रवाल साहब, चौहान साहब आपकी आज्ञा से। और जी आज की सर ये बैठक जो बुलाई है, हम लोगों ने आपको कष्ट दिया है, तो आपसे हम जो मॉडल गांव के प्लेटफॉर्म से जो हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, कि आपको बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मॉडल गांव एक प्रोजेक्ट है जो 5-6 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, और कमल सिंह सर तो जानते हैं उसके बारे में सभी कुछ।
तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, हम सब लोग यहाँ गांव वाले ही हैं और सब लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा उसकी बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और सीधी बात यह है सर कि अगर हम लोगों को, जो हम लोग रोज बात करते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सभी गांव आगे बढ़े पहले, क्योंकि 6.5 लाख गांव जो जिनमें भारत रहता है, तो उनको प्रोग्रेसिव प्रॉस्पेरस बनाना सबसे पहले आवश्यक है, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये इस भावना के साथ हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया सर। और इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के पीछे जो एक प्रेरणा थी वो डॉक्टर हीरालाल हैं ऑफ कोर्स, कि जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे बांदा में, बांदा एक डिस्ट्रिक्ट है बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश का, और वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो और बांदा पूरा बुंदेलखंड रीजन पानी के हिसाब से, ग्राउंड वाटर के हिसाब से बहुत ड्राई प्लेस है, ग्राउंड वाटर की बहुत कमी है वहाँ, और उसी हिसाब से पॉवर्टी का लेवल भी बुंदेलखंड रीजन में रिलेटिवली ज़्यादा है। तो बांदा भी उसी तरह से एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ हीरालाल जी ने 1.5 साल तक कलेक्टर थे। वहाँ उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, और जैसे वाटर कंजर्वेशन का प्रयोग किया, वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों को का उत्साहवर्धन किया, तो काफ़ी वाटर टेबल एक साल में काफ़ी अच्छा बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया, उसमें भी अच्छा काम हुआ। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ प्रयोग किए गए, वो भी उसमें भी अच्छा परिणाम आया। इसी तरह बहुत सारे करीब 20 प्रयोग उन्होंने किए थे रूरल डेवलपमेंट के लिए और दूसरा रिलेटेड वर्क्स के लिए, जिनके बहुत अच्छे परिणाम आए। तो उन सबको देखते हुए जब वो वहाँ से ट्रांसफर होने लगे, तो हम लोगों ने आपस में स्टडी किया कि ये इसके जब इतने अच्छे परिणाम हैं, इसका मतलब है कि चेंज को लाया जा सकता है। चेंज इज पॉसिबल इन दी विलेजेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग निराश होकर जो कि कुछ नहीं हो सकता, उस भावना के साथ नहीं, समथिंग कैन बी डन। तो वो उसके साथ ही वही हमारी प्रेरणा थी। तो हमने वहाँ जो प्रयोग हुए उन सबको, क्योंकि वो बहुत स्कैटर्ड थे, कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं था जो पूरे पैन डिस्ट्रिक्ट हो, पूरे जिले में हो। कुछ गांव के समूहों में हुए होंगे कुछ प्रयोग। तो उनको हम लोगों ने इकट्ठा करके ये कहा कि अगर ये सारे इस तरह के सारे प्रयोग एक गांव में किए जाएं तो गांव का उद्धार किया जा सकता है, गांव को मॉडल बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ये हमारी प्रेरणा शुरू हुई। जब हीरालाल जी जुड़ेंगे अगर, तो वो और भी शेयर करेंगे। और फिर जो पहला, अब इसके लिए हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े, तो इस क्रम में हम लोगों ने ये मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, और इसके तीन हिस्से बनाए गए। इसके 3 पहलू हैं इस मॉडल गांव प्रोजेक्ट के। तो पहला है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि गांव में लोगों की सोच को कैसे बदला जाए। हरियाणा में तो काफी प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, हमारी परिस्थितियां स्लाइटली डिफरेंट हैं। तो यहाँ गांव में विकास की सोच कैसे लाई जाए, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। यहाँ अगर आप लोगों से बात करेंगे, एक आम आदमी से ही बात करेंगे, तो वो डेवलपमेंट की बात हार्डली करेगा। जब तक आप उसको अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करें, वो नहीं करेगा। वो बहुत सारी और बातें कर सकता है। किसान होगा तो किसानी की बात नहीं करेगा, वो कुछ और बात करेगा। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि सोच में बदलाव कैसे लाया जाए, लोगों को डेवलपमेंट ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये जो हम लोग जो प्रयोग हुए हैं बांदा में, और उसमें कुछ एडिशन करके हम लोगों ने एक पूरा चार्टर बनाया कि ये पॉइंट ऑफ एक्शन है किसी भी गांव के लिए। अगर इन सारे पॉइंट्स पर एक्शन लिया जाए तो गांव का विकास हो सकता है। और इन पॉइंट्स पर एक्शन लेने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले गांव के लोगों को इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया जाए कि भाई आप इन विकास के ये मुद्दे हैं, इन पर सोचो आप, और इसी पे चर्चा करो और इस पे एक्शन लो, तो आपका गांव अच्छा हो सकता है। ये हमारी यहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई। तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स एक जगह इकट्ठे किए, करीब 25 पॉइंट्स,
जो बेसिकली डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं कि अगर इन पॉइंट्स पर एक्शन लिया जाए तो गांव का विकास हो सकता है, जैसा मैंने कहा। तो वो हम लोगों ने शुरुआत की कि सबसे पहला है कि हाइजीन सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कहीं की भी, क्लीनलीनेस। तो उस तरह से हमने 25 पॉइंट्स बनाए हैं। तो अगर आपकी सहमति हो और आज्ञा हो चौहान साहब, तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा आपके सामने दिखाना चाहूँगा और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राघवेंद्र, हाँ, प्रेजेंटेशन ले आओ। फर्स्ट स्लाइड से शुरू करो सर। तो यहाँ से ये हम लोगों की सोच शुरू हुई है कि एक तो यह है कि बैक टू बेसिक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, या गांव की ओर चलो, बैक टू विलेजेस। गांव की ओर चलना बहुत जरूरी इसलिए है कि कोरोना ने हमको बता दिया है कि गांव ही वो जगह है, एग्रीकल्चर ही वो क्षेत्र है जो सभी के जीवन को इंश्योर कर सकता है। तो कोरोना के काल में सभी लोग शहर छोड़कर गांव वाले गांव की तरफ आए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गांव को डेवलप किया जाए। तो चलो गांव की ओर, ये हमारा सबसे पहला सोच का पार्ट है। फर्स्ट पे ले जाओ राघवेंद्र। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम सर? यही फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज है सर। ये फर्स्ट, इसको चलो, इस पर हो गई बात, आगे चलो। नेक्स्ट। तो आप सब लोग इससे परिचित है कि गांव का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये सब एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। और इसको हम लोग पिछले 75 साल से इस पर बातचीत भी करते रहे हैं। यही बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि गांव का विकास हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये बातचीत शायद बंद हो जाए। तो गांव का चहुमुखी विकास करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यही हमारा सभी का उद्देश्य है। और इसी के साथ यही हमारा विजन है इसका। और इसका एक हम मिशन जो है वो यह है कि विलेज मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है, अभी हम आपको दिखाएंगे, उसके माध्यम से गांव में विकास का एजेंडा स्थापित किया। मतलब गांव में जो बातचीत के मुद्दे हैं वो विकास के से संबंधित हों, इस तरह का माहौल वहाँ एक क्रिएट किया जाए, वहाँ माहौल बनाया जाए, सभी लोग उसके साथ सहमत हो, सभी लोग विकास की बात करें। तो एक जो नैरेटिव है गांव में बातचीत का, वो विकास बने, इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये विलेज मैनिफेस्टो बनाया है। नेक्स्ट। तो ये जैसा मैं कह रहा था कि हमने 3 हिस्से इसके बनाए हैं जो हमारी पूरी प्रोजेक्ट है। पहला है विलेज मैनिफेस्टो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है चेंज मेकर, कि हर गांव में अच्छे लोगों को पहचान करके और उनको ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और उनको इस काम में लगा दिया जाए, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं। तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो गांव में चेंज मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और तीसरा, हम लोग एफपीओ और एफपीसी की बात करेंगे। तो यहाँ चौहान साहब का वही बहुत बड़ा एफपीओ है, अरुण कुमार जी बहुत अच्छा एफपीओ चला रहे हैं, तो उसमें शायद उससे बेटर वो हम लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। तो ये विलेज मैनिफेस्टो हमने इसे, जैसा मैं कह रहा था सर, कि गांव में विकास का एजेंडा स्थापित हो, ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है कि लोग विकास की बात करें, लोगों का ओरिएंटेशन थोड़ा डेवलपमेंट की ओर हो, एक विकास की एक डिमांड गांव में होना शुरू हो। लोग अभी तो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में तो हम ये देख रहे हैं कि गांव से विकास की कोई डिमांड नहीं हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर से सरकार दे रही है और लोग उसको स्वीकार करते जा रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर लोग गांव में विकास की बात करेंगे, विकास के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक डिमांड भी करेंगे कि उनको क्या चाहिए, बजाय इसके कि सरकार दे और वो ले ले। तो वो सरकार दे और वो ले, इससे हटकर वो गांव के लोग खुद सोचे और खुद अपनी मांग करें कि हमको ये चाहिए। तो वो एक बॉटम अप अप्रोच जिसको कहते हैं, नीचे से डिमांड क्रिएट होगी, ऊपर तक उसकी बात जाएगी और उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, ऐसा हमारा सोच है। मॉडल गांव में
मॉडल गांव में अगर हम इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये गांव की जो परिस्थितियां हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाएगा, गांव में गरीबी कम करेगा, बेरोजगारी को भी कम कर सकता है, और गांव में जो लाचारी है उसको एड्रेस करेगा ये, अगर हम लोग सोच बदलेंगे तो विलेज मैनिफेस्टो को अगर हम लोग बाकी में एक्शन में ट्रांसलेट कर पाते हैं गांव वालों की मदद से, तो इससे क्या क्या लाभ होंगे? इससे लाभ ये होंगे कि लोगों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि जब विकास की ही बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि बेटर एग्रीकल्चर कर पाएंगे, आप लोग सब जानते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनके लोग आमदनी भी बढ़ेगी, लोग धनी होंगे, और जब कृषि बेटर हो जाएगी तो थोड़ा बहुत मैन पावर की भी जरूरत है, खेती में सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, तो वहाँ रोजगार अनस्किल्ड नहीं स्किल्ड रोजगार भी बढ़ेगा, या सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ रोजगार जो है वो भी बढ़ेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि अगर एग्रीकल्चर की स्थिति को ठीक कर दिया जाए, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव हो जाए, लाइक चाइना है या दूसरे कंट्रीज हैं, उनका जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लेवल है, यील्ड का लेवल है, उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से इतना काम एग्रीकल्चर में हो जाएगा कि हमको हमारे लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग अभी छोटी छोटी नौकरियां करने गांव छोड़कर जा रहे हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हम सब जानते हैं कि जो गांव प्रोग्रेस करता है उस गांव का नाम सभी लोग इज्जत से लेते हैं। तो जो भी गांव मॉडल गांव बनेगा उसका सम्मान बढ़ेगा, उसके लोगों का सम्मान बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे और सभी लोग कलेक्टिवली मजबूत बनेंगे। तो ये मॉडल गांव की परिकल्पना है कि विलेज मैनिफेस्टो अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो ये वहाँ फायदे होंगे। मैं आपको बता रहा था कि विलेज मैनिफेस्टो हमने 25 मुद्दों को जोड़ा है, जिसमें सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल्फ रिलायंट विलेज, इस तरह से 25 मुद्दे हमने इसमें लिस्ट आउट किए हैं कि इन पर अगर गांव के लोग सोचें और एक्शन लेना शुरू करें तो गांव का विकास निश्चित रूप से संभव है। नेक्स्ट राघवेंद्र, नेक्स्ट जी। अब ये घोषणा पत्र आप लोगों के सामने दिख रहा है, हम लोगों ने कोई इसको डिजिटल फॉर्म में बना दिया है, बहुत सिंपल है ये। कोई भी आदमी यहाँ, अगर आप लोग अभी बैठे हैं, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप भी चाहें तो अभी 1 मिनट में ये मॉडल गांव का ये घोषणा पत्र आप अपना बना सकते हैं और अपना फोटो, जहाँ ये और लोगों का फोटो लगा है, यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं इमीडिएटली। तो हम इसको बताएंगे कि अभी कैसे इसको बनाया जाए। तो इसमें हमारा एक मॉडल गांव .org हमारी साइट है। राघवेंद्र आगे इसको दिखाओगे क्या? राघवेंद्र जी सर, 1 मिनट बस दिखा रहा हूँ। हाँ, इसको हम अभी आपको दिखाते हैं कि 1 मिनट में कैसे ये बन जाता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना इमीडिएटली या तो अभी बनाएं या इस मीटिंग के बाद 1 मिनट का काम है और आपका मॉडल गांव का ये मैनिफेस्टो आपका तैयार हो जाएगा। हम ये मॉडल गांव की हम साइट खोल रहे हैं। ये हमारी साइट है MODEL मॉडल GAON गांव.org। ये मॉडल गांव की साइट है। इसको नहीं बदलना होता, 1 मिनट। हाँ, हो जाएगा। सर मॉडल गांव की वेबसाइट खोल के उसमें ऊपर हाँ, ये मॉडल गांव की वेबसाइट खुल गई सभी लोगों के सामने। अब इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है होम, दूसरा है अबाउट अस, तीसरा है विलेज मैनिफेस्टो। अब इस विलेज मैनिफेस्टो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये पेज को खोलता है। इसको क्लिक करो राघवेंद्र। हाँ, अब ये विलेज मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल बताता है कि विलेज मैनिफेस्टो क्या है, विलेज मैनिफेस्टो की जरूरत क्यों है, और उसके साइड में एक ये आपको हरा और ऑरेंज कलर का एक ये आ रहा है
पॉप इन कर रहा है, तो ये इस पे लिखा है क्लिक हेयर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये विलेज मैनिफेस्टो का पेज खुल जाता है, और इसमें बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन वो मांगता है। मोबाइल नंबर आपका, आपका नाम, ये राघवेंद्र जी हमारे ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं, इन्होंने अपना पहले से भर रखा है ये, और आप, हाँ, आपका ईमेल, आपका गांव, शहर, बस ये ब्लॉक एंड स्टेट, ये इतनी सी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है चूज फाइल। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप अपना फोटो यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये चूज फाइल करेंगे तो आप, हाँ, कोई अपनी फोटो, जहाँ भी आपकी फोटो हो वहां से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये राघवेंद्र जी ने की। और हाँ, उस पर, हाँ, जैसे ही अपनी फोटो पे ये कहते हैं ओपन, उसके बाद इसको सबमिट, उसके बाद सबमिट का ये आ जाता है ऑप्शन, सबमिट करिए। तो सबमिट करते ही ये, हाँ, राघवेंद्र आपकी फोटो के साथ नहीं दिखा। सर आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, कहीं और से, ये कहीं और से, कहीं और से, सभी लोगों को, हाँ जी सर, ये हमारे, हाँ। तो ये देखिए, जैसे राघवेंद्र ने अपना विलेज मैनिफेस्टो, जैसे ही उन्होंने अपनी डिटेल्स डाले, ये विलेज मैनिफेस्टो तैयार हो गया, उनका नाम, उनका फोन नंबर, और इसमें सारे विलेज मैनिफेस्टो के बारे में सारी बातें आ गई कि एक तो किन किन मुद्दों पे विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम होने की आवश्यकता है सभी पर, और उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों है, और बहुत सारी डिटेल्स इसके साथ यहाँ आ जाती हैं। तो इसको इसी तरह से बना के हम लोग सब आपस में एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, और एक दूसरे को डिस्कशन के लिए इसको शेयर कर सकते हैं सभी को। और उसके बाद दूसरा भाग है हमारा चेंज मेकर का। चेंज मेकर का मतलब यह है सर कि जो विकास के मुद्दों पे हम बात करने की बात कर रहे हैं, तो उन पर 24/7 बात करने के लिए गांव के लोग ही आगे आने चाहिए। बाहर का आदमी जाएगा, थोड़ा वक्त बिताएगा गांव में, बात करेगा, वापस लौट आएगा, लेकिन गांव में ही अगर लोग हैं तो अगर वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो वो 24/7 वहाँ उपलब्ध है चर्चा के लिए। तो इस तरह के हम लोग ये सब जानते हैं कि हर गांव में इस तरह के लोग उपलब्ध हैं। ऐसे लोग हैं जो पैशनेट हैं, जो जुनूनी हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो कमिटेड हैं, जो सोशली ओरिएंटेड हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन करके, उनको चिन्हित करके उनको चेंज मेकर की भूमिका में लाया जाना आवश्यक है। यही हम लोग कर रहे हैं, और यही हम लोग सुझाव भी दे रहे हैं कि आप अपने गांव में जहां भी हम हैं वहां गांव में जो इस तरह के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि लोगों को समझ में ये नहीं आता कि हम अपना काम, लोगों की हेल्प भी करें तो कैसे करें। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि मॉडल गांव से जुड़े, और वो मॉडल गांव का प्लेटफॉर्म उनको सभी तरह की नॉलेज, सभी तरह की जानकारी से लैस करेगा। और उनको हम लोग ये सुझाव भी दे रहे हैं कि जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो चौहान साहब जुड़े हुए हैं, तो चौहान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अरुण जी जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह के जो नौजवान या जो भी लोग हैं जो चिन्हित किए जाएंगे, उनको चौहान साहब जैसे, अरुण जी जैसे लोगों के यहाँ भेजा जाएगा कि वहाँ जाएं, देखें कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, और वहाँ सीख के आए और अपने गांव में उसको रेप्लिकेट करें, अपने गांव में उसको लोगों को कहें कि भाई ये हम सीख के आए हैं, इसको हम लोगों को भी करना चाहिए। तो इस तरह से वो चेंज मेकर जो है वो गांव में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग के लिए या इस तरह की जानकारी के लिए उनको अपने जिले में अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो वहाँ जाना चाहिए। अगर प्रदेश में काम हो रहा है, कहीं बहुत अच्छा किसी का नाम है कि वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ जाएंगे, या देश में कहीं अच्छा हो रहा है तो वहाँ जाएंगे। हम लोग सब जानते हैं, सब लोगों को पता है कहाँ कहाँ, सबके पास एक दो इन्फॉर्मेशन जरूर होगी कि अन्ना हजारे का गांव सब जानते हैं,
दूसरे इस तरह के बहुत सारे लोग काम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां जाके ये लोग सीख के आएंगे और अपने गांव में आकर इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, इसके प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से गांव में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा और एक समय ऐसा आएगा जब गांव बदलेगा। तो ये 2 भाग हो गए। और तीसरा भाग हमारा जो है वो हम लोग एफपीओ की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहले 2 भाग हैं, ये तो केवल आदमी की सोच को बदलने के ऊपर इसका एम्फेसिस है, उसका पूरा जोर है कि सबसे पहले हम सोच बदलें तो काम होना शुरू होगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक एक्शन भी नहीं होगा। तो पहले 2 जो पॉइंट्स हैं वो सोच के ऊपर काम करने के लिए हैं कि लोगों को इस तरह से विकास के बारे में सोचने पर सोचने के लिए कहा जाए। तो वो, और उसके बाद ये है कि खाली सोच से काम नहीं चलेगा, आदमी को ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा कि जो उसको कुछ आमदनी दे सके। तो यहाँ हम लोग इस संदर्भ में एफपीओ की बात कर रहे हैं यहाँ सभी लोगों से कि एफपीओ अगर छोटे छोटे किसान जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 14 करोड़ जोते हैं और जिसमें 90% छोटी और सीमांत है। छोटी का मतलब 2 हेक्टेयर वाली और अप टू 2 हेक्टेयर, और सीमांत मतलब 1 हेक्टेयर वाली। और इसमें भी सीमांत की संख्या ज्यादा है। इसीलिए खेती हम सब लोग इस पर जानते हैं, बात भी करते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, घाटे का काम है। और बहुत सारे लोग खेती करना नहीं चाहते, खासतौर से यंगस्टर्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। भारत सरकार का भी जो एनएसएस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2011 में एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा था 40% लोग कृषि छोड़ना चाहते हैं। तो ये छोड़ने का काम की बात इसलिए है कि जब उसमें घाटा है तो घाटे का काम कोई करना नहीं चाहता। तो इसको फायदे में कन्वर्ट करने के लिए भारत सरकार की योजना बहुत अच्छी है, ये हम सब लोगों को यहाँ समझा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में करीब 800 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैं, जिनके साथ हम निरंतर संपर्क में हैं। और उनको जहाँ कहीं भी हमारी मदद की जरूरत होती है हम उनको मदद भी कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ हो, चाहे ऑपरेशन ऑफ एफपीओ हो। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो हम अपने जो संबंधित एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके माध्यम से उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो एफपीओ से कैसे लाभ मिलेगा, कैसे धनी हो जाएंगे, इसके बारे में चूंकि चौहान साहब यहाँ हैं, अरुण जी यहाँ हैं, तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चूंकि ये कर रहे हैं और उनका अनुभव है, तो इसके बारे में वो थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ भी होगा और लोग कन्विंस भी होंगे। तो उससे पहले कि मैं उनसे रिक्वेस्ट इसके लिए करूं, एफपीओ पे मैं मॉडल गांव की और 2-4 स्लाइड से मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं चौहान साहब के पास आऊंगा कि अब मॉडल गांव के पूरे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कि गांव-गांव तक इस जानकारी कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास कर रहे हैं, तो एक तो एफपीओ के माध्यम से तो हम पहुंच ही रहे हैं, एफपीओ से संवाद कर रहे हैं, एफपीओ के मेंबर्स से संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मॉडल गांव, अगर अपने गांव को आप मॉडल गांव बनाएंगे तो आपका लाभ होगा, सभी का लाभ होगा। उसके पश्चात हम लोग उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रधानों का इलेक्शन यहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। तो हम सभी प्रधानों के पास मॉडल गांव से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और लगातार उनके साथ हम ये वर्चुअल मीटिंग्स भी कर रहे हैं प्रधानों के साथ, और उनके साथ मीटिंग्स करके भी हम लोग मॉडल गांव की जानकारी उनको दे रहे हैं और उनको सुझाव दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गांव को मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं, और मॉडल गांव अगर आपका गांव बनता है तो उससे आपका लाभ क्या होगा। आपको निश्चित रूप से उनको ये लाभ होगा कि अगली बार वो अच्छे वोटों से जीतेंगे, निर्विरोध भी जीतेंगे। तीसरा है कि हम महिलाओं तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है विकास करने में।
बहुत सारी महिलाएं तो डायरेक्टली फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो फार्मिंग में नहीं भी हैं उनका भी एक बड़ा रोल है विकास में। तो हम उनको जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके माध्यम से या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हम महिलाओं से जुड़ रहे हैं। तीसरा जो सेट ऑफ पीपल है जिनसे हम जुड़ रहे हैं वो ये है कि जो गांव में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो वहाँ जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस कॉमन सर्विस सेंटर को चलाएंगे, उनको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि वो गांव में चेंज मेकर की भूमिका में आ जाएं। उनको एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं कि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, ई सर्विस जिसको कहते हैं, कि उनके पास एक कंप्यूटर है, इंटरनेट है और वो इस तरह की सर्विसेज सभी को दे रहे हैं गाँव वालों को। तो उसके अतिरिक्त भी वो बहुत सारा काम कर सकते हैं और जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और तो उनको भी हम इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको चेंज मेकर्स बनाएं। हर गांव में 2 VLEs होते हैं, तो अगर उनको वो तैयार हो जाएंगे तो 2 VLEs 2 चेंज मेकर्स गांव में इमीडिएटली तैयार हो जाएंगे। और उसके अतिरिक्त हम लोग युवाओं से भी संवाद कर रहे हैं डायरेक्ट, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और ये राघवेंद्र हिंदी में इसको जो युवक मंगल दल, युवक मंगल दल प्रांतीय स्तर पर जो होता है। नेहरू युवा केंद्र तो भारत राष्ट्रीय योजना है, युवक मंगल दल तो इनके जो यंगस्टर्स हैं, जो इनके यंग लोग हैं, जो युवा हैं, तो उनसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार उनसे भी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं। और नेहरू युवा केंद्र के 10 या 12 जिलों में हम लोगों ने ऑलरेडी मीटिंग कर ली है उनके लोगों से, और लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और उनको भी यही समझा रहे हैं कि आप चेंज मेकर बनिए, आप अपने गांव को विकसित करिए और गांव के लोगों को समझाइए कि विकास कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जो जिन लोगों से बात करते हैं वो एक सवाल निश्चित रूप से पूछते हैं कि हम आपसे कैसे जुड़े, मॉडल गांव से कैसे जुड़े। तो उसके लिए हम उनको बताते हैं कि आप मॉडल गांव पे हमारी वेबसाइट है उसको रजिस्टर करें। हमारे सोशल मीडिया में जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, हमारी साइट है, तो उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। गांव का जो हमने अभी विलेज मैनिफेस्टो बताया, इस विलेज मैनिफेस्टो को अपने नाम से बनाएं और डाउनलोड करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों से शेयर करें, तो उससे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स, ये 2 फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, उनसे हमसे जुड़ सकते हैं। ये modelgaon india@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और चेंज मेकर बन के भी हमसे जुड़ सकते हैं। विलेज मैनिफेस्टो की बात करें वो तो, और चेंज मेकर बने तो उस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। फिर एक सवाल और जो लोग पूछते हैं वो ये है कि हम मॉडल गांव को बनाना कैसे शुरू करें। तो बहुत वाजिब सवाल है। तो इसमें हमारा उत्तर यही है कि सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट खोलें modelgaon.org, विलेज मैनिफेस्टो पर क्लिक करें, अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएं और उसको डाउनलोड करके सबसे शेयर करें। तो यहाँ से एक सोच में उनकी परिवर्तन आएगा और वहीं से उनका रोल मॉडल गांव बनाने में शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक्शन वो लेना शुरू कर देंगे। और इसमें वो ये कर सकते हैं कि जो हमने 25 बिंदु बनाए हैं उसमें हर आदमी हर एक पर हो सकता है इंटरेस्ट ना ले काम करने में, तो जिसको जिस काम में भी इंटरेस्ट है, अगर कोई सफाई में इंटरेस्ट लेना चाहता है, उसको जुनून है गांव साफ होना चाहिए, तो वो उस पर काम करे। किसी को इंटरेस्ट है कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, गांव में रूरल स्कूल्स में जो एजुकेशन है उसका स्तर बढ़ना चाहिए, उस पर काम करे। हो सकता है कोई हेल्थ पर काम करना चाहता है, तो लोगों को समझाए कि भाई एक्सरसाइज करो, योगा करो, बीमार नहीं हो, हेल्थ अच्छी रखो, बीमार नहीं हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में हम सब लोगों का, क्योंकि बीमारियां बहुत तरह से हमारा पीछा कर रही हैं।
जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो बीमारियों का घर बना जा रहा है हमारा शरीर। तो इस तरह से 25 पॉइंट्स पर जो भी जिसको भी जो काम अच्छा लगता है उसको वो कर सकता है। और हम लोगों को लगता है कि अगर इस तरह से गांव को डेवलप किया जाए तो किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। सरकार जो कहती है कि आय को दोगुना किया जाए तो आय को दोगुना किया जा सकता है, गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि खेती सबसे बड़ा उद्योग है हिंदुस्तान में। सब 40% 70% लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। ये भी हम जानते हैं कि रिस्क की बातें इंडस्ट्री में कितनी भी की जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क किसान लेता है और किसान को पता है कि रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। तो खेती जो उद्योग है उसमें ही अच्छा काम किया जाए तो निश्चित रूप से गांव के लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे, उनका जीवन बदलेगा और गांव से गरीबी और बेरोजगारी कम हो जाएगी, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं। ये हमारे कुछ रिकॉग्निशंस हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने हमको रिकॉग्नाइज किया है। ऑल्दो हमारी लाइफ अभी 8 महीने ही हुई है, लेकिन फिर भी इस काम को रिकॉग्नाइज किया गया है और एक दो सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट राघवेंद्र, इसको बहुत राघवेंद्र, ये एक ट्वीट है जो राजीव कुमार जी जैसा, अगर आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी, तो उनके संज्ञान में भी आया है ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट जो हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक ट्वीट करके इसको बहुत अप्रिशिएट किया और हीरालाल जी को भी काफी अप्रिशिएट किया उन्होंने इस काम के लिए। और इसके बेसिस पर फिर काफी मीडिया कवरेज इसको मिला और नेक्स्ट काफी मीडिया कवरेज इसको दिया गया मॉडल गांव को। और ये बहुत सारे पेपर्स में इसको छापा, बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा आर्टिकल लिखा गया जो पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट हुआ। तो इस तरह से मॉडल गांव की चर्चा काफी बड़े स्तर तक पहुंची है और हो रही है। और ये हम लोगों का सोच है कि लोग जब भी डेवलपमेंट की बात करो, किसी से कहो कि कुछ नया काम करने की आवश्यकता है, तो लोग कहते हैं कि भाई सबके लिए पद और पैसा और पावर की जरूरत है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हीरालाल जी का जो अनुभव रहा बांदा का, वो हमेशा शेयर करते हैं कि उनको कोई अलग से कोई फंड नहीं दिया गया, जो डिस्ट्रिक्ट का फंड होता है वही दिया गया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो इसलिए हो पाया कि लोगों ने उसमें सहभागिता की। पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अगर लोग करने पर तैयार हो जाएंगे तो कोई भी न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न पावर चाहिए। अगर हमको अपनी वाटर कंजर्वेशन करना है तो अपने कुएं को डिसिल्ट करना है, उसको रेनोवेट करना है, अपने नलकूपों को ठीक करना है, तो इसमें कोई बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल सोच की आवश्यकता है और एक्शन की आवश्यकता है। तो अगर अच्छी सोच हो, इच्छा शक्ति हो और लगन हो तो निश्चित रूप से बगैर पद पैसा और पावर के भी अच्छा काम किया जा सकता है। ये हमारी टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें चौहान साहब भी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं वो, और कुछ ये वाइस चांसलर्स हैं, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। एक हमारे प्रोफेसर हैं वो कैलिफोर्निया, रिवरसाइड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हैं, वो भी हमारी सलाहकार हैं, कभी उनको सलाह देते रहते हैं। और ये हमारी टीम में एक हमारे सीईओ हैं सौरभ लाल जी, उनके साथ एक पूरी टीम हमारी काम कर रही है। ये हमारे पार्टनर्स हैं जो जैसे ICICI फाउंडेशन है, इन्होंने हमको सपोर्ट किया है जिसकी वजह से हमारा ऑफिस चल पा रहा है। और उसके बाद दूसरे नॉलेज पार्टनर्स हैं, कुछ कंटेंट पार्टनर्स हैं, टेक्निकल पार्टनर्स हैं जो हमको सहायता करते हैं। ये हमारी मॉडल गांव की साइट है www.modelgaon.org। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इनके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट राघवेंद्र नेक्स्ट। हाँ, और ये स्लाइड हमने लास्ट में बनाई है कि हम लोगों का ये मानना है कि
हर जगह शहरों में बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, गांव में कोई म्यूजियम नहीं बनाया जाता। गांव में बहुत सी चीजें जो हैं वो डिसअपियर हो रही हैं, वो समाप्त होती जा रही हैं। लोगों को, हमारी आगे वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि गांव में इस तरह की चीजें भी होती थी। जैसे देशी हल होता था, अब खत्म हो रहा है। इसी तरह से फावड़ा, कुदाल, खुरपी, इस तरह की चीजें जो धीरे धीरे शायद अपने समाप्त होने के कगार पे हैं, और जिनको हमारे बच्चे शायद तस्वीरों में ही देखा करेंगे। तो हम लोगों का ये सुझाव है कि हर गांव में एक म्यूजियम गांव की चीजों का होना चाहिए, जिससे कि गांव की संस्कृति को जिंदा रखा जा सके। हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता हो कि गांव में पहले जीवन कैसा था। आज अगर म्यूजियम बनाएंगे तो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उसको लगेगा कि ये तो अच्छा काम हो गया, कि 50 साल हम पहले हमारे पूर्वज कैसे काम करते थे, या 100 साल पहले कैसे काम करते थे। तो इसके लिए हमारा सजेशन ये है कि हर गांव में एक म्यूजियम होना चाहिए। गांव की जो हमारी चीजें हैं पुरानी, उनको डिस्प्ले किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता हो। तो बस ये मॉडल गांव के बारे में इतना ही था। और ये हमारी एक प्रयास है कि हर आदमी को, जो भी यहाँ लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक गांव को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने गांव को सिलेक्ट करिए, या जो भी गांव आपको लगता है उसको सिलेक्ट करिए, और आप उसको मॉडल गांव में कन्वर्ट करिए। आप उसका क्रेडिट खुद लीजिए मॉडल गांव में कन्वर्ट करने के लिए। लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करिए, उनको बताइए, और उस सिलेक्टेड गांव को जिसको आप चूज करते हैं उसको मॉडल गांव में कन्वर्ट करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ होगा। तो ये मॉडल गांव के बारे में मुझे इतना ही कहना था। अब मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा चौहान साहब से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो सर थोड़ा सा एफपीओ के बारे में आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा उनको कन्विंसिंग लगेगा। तो आप थोड़ा सा बताएं और लोगों का ज्ञान बढ़ाएं एफपीओ के बारे में। सर चौहान सर। जी, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अच्छी आ रही है सर, आपकी साफ आवाज आ रही है, अच्छी। नमस्कार का जवाब नहीं आया ना? सभी को नमस्ते। नहीं सर, आ जाइए आवाज आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। माननीय हीरालाल जी ने जो मॉडल गांव की नींव रखी है और एक अच्छा काम किया है, जिसमें 25 पॉइंट दिए हैं, ये सभी पॉइंट अच्छे हैं। और इससे पहले बांदा में 5 पद्मश्री अवार्डी को एक हर सम्मेलन किया था हीरालाल जी ने, उसमें बुलाया था, और वहां भी इस पर चर्चा हुई थी। और जितना मैं जानता हूँ हीरालाल जी के बारे में, ये उसमें जाते रहे हैं, वहाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, और मैं इसकी सराहना करता हूँ इस काम की, जो मॉडल गांव का एक विषय है हीरालाल जी ने दिया है। दूसरा, इसमें एफपीओ को भी जोड़ा है। एफपीओ के बारे में बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए बजट भी नियत कर दिया है, और उस पे अब जोर से काम चल रहा है। पिछले 2 साल पहले ये डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना में कुछ काम मंदा हो गया था, पर अभी सरकार प्रयासरत है कि 10,000 एफपीओ में से लगभग 5-6 हजार एफपीओ तो इसी वर्ष बना दिए जाए, और ये काम बांट दिया गया है, अलग अलग संस्थाओं को ये काम सौंप दिया गया है। हमें भी इसमें कुछ काम करने का सरकार के साथ मौका मिला है, जिसमें हम कुछ एफपीओ हरियाणा बना रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में, और कुछ जो है मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं। किसान पैदा तो कर देता है, तोड़ता ही नहीं है, ये जुताई करना पड़ती है। तो ऐसे में एफपीओ की एक बड़ी भूमिका इस तरह रहने वाली है कि भारत सरकार ने योजना बनाई है कि जो भी एफपीओ बनाकर किसान एक कोई प्रोसेस यूनिट लगाएगा तो उसको 50% अनुदान केंद्र सरकार देगी, और हरियाणा में तो ये अनुदान 70 से 90% भी कर दिया गया है। इसमें हरियाणा सरकार ने पहल की है, और मैं दूसरी सरकारों से भी उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा की तर्ज पर ही एफपीओ को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए। यदि हम टमाटर की बात करें तो टमाटर भारत में बहुत होता है, और कई बार 1 रुपया किलो, 2 रुपए किलो तो टमाटर हो जाता है, और इसकी बिक्री भी नहीं हो पाती है। जबकि भारत में चाइना से टमाटो पेस्ट आ रहा है,
उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ जो चाहे टमाटो पेस्ट बनाने की इंडस्ट्री है वो बहुत कम है, और यदि कोई लगाता है तो उसका ब्याज इतना महंगा पड़ जाता है कि बैंक उसको कभी कहीं इंडस्ट्री को बेच देते हैं, फिर किस्त नहीं भर पाता समय पे, क्योंकि आमदनी इसमें कम है। तो सरकार ने ये निर्णय अच्छा लिया है कि ज्यादा से ज्यादा अनुदान जो है फूड प्रोसेसिंग को दिया जाए, और किसान संपदा योजना, एग्रो क्लस्टर योजना, बहुत सी योजनाएं सरकार ने चलाई है। तो इसमें एफपीओ की मदद से एफपीओ बनाकर फूड प्रोसेसिंग करके देश में मार्केटिंग करके, और जो माल बाहर जा सकता है एफपीओ के द्वारा विदेश में भेजकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। किसानों को चाहिए कि उनका माल बिके। दूसरा जो किसानों की आमदनी बढ़ाने का तरीका है वो ये है कि किसान अपने यहाँ कम पैदा कर रहा है, जो इनपुट है किसान के वो सब बाहर से ले रहा है। भारतवर्ष में पहले यदि हम पिछले 50 वर्ष पहले जाए तो किसान कोई भी इनपुट जो है बाजार से नहीं लेता था, और आज जो फार्मर है पूरा बाजार पे निर्भर हो गया है। यहाँ खाद, बीज, दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और डीजल, ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट सब किसान बाहर से ले रहा है, और ये इतना महंगा पड़ रहा है कि जब हिसाब लगाता है किसान जितना उसने खर्च किया है कई बार उतनी आमदनी भी नहीं हो पाती है। तो कम से कम ट्रैक्टर एक मजबूरी है, ट्रैक्टर एक जरूरी बात है, परंतु यह भी जरूरी है साथ साथ में कि किसान अपने जो उत्पादन करता है वो ऐसा उत्पादन करे जो अच्छा स्वास्थ्यवर्धक हो। जहर की खेती किसान करना बंद कर दे, किसान तभी फायदे में रहेगा। हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, या कहे तो जहर खेती की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें वे इनपुट जो किसान पहले खुद बनाता था वो खुद बनाने पड़ेंगे, जैसे कि गोबर का खाद है, कंपोस्ट है, वो अपने बना के खेतों में डालना पड़ेगा। दूसरा गौ आधारित या पशु आधारित खेती करनी पड़ेगी। पशु आधारित का मतलब ये नहीं खेत से जुताई हम बैलों से करेंगे, परंतु उनके गोबर से जो बैक्टीरिया होता है उसके आधार पर किस तरह खेती करनी है उसकी तरफ हमें जाना होगा। ये तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी। तीसरा विषय मैं बताना चाहूंगा, इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी ये काम कर सकती है, दो एंटरप्रेन्योर भी आ सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ, हमारे भारतवर्ष में गांवों में बहुत सी चीजें ऐसी है जो पड़ी है, वेस्ट पड़ी है, जिसका उपयोग किसान कोई भी नहीं कर रहा है। अभी कल मैं शिवपुरी और भोपाल गया था। भोपाल में मेरा जाना हुआ CSIR के इंस्टीट्यूट में, जो इफरी जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने देखा कि वे धान के पुराण से प्लाईवुड बना रहे हैं। तो मैं शायद आपको दिखाई दे रहा हो ये सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी का एक पीस में लेकर आया था सैंपल कल। और इसके अलावा एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी का खेती की जा सकती है, उसका जो ये आप ये देख रहे रेशा, ये बहुत मजबूत रेशा है। इस तरह की तरफ भी किसानों को जाना पड़ेगा, जो और इसका एक्सपोर्ट होता है इस रेशे का पूरा। तो इस तरह जो वेस्ट पड़ा, जो वेस्ट खरपतवार है या वेस्ट किसान से द्वारा निकल रहा है, जो उनको भी हमें उपयोग करके उसको भी वेल्थ में तब्दील करना पड़ेगा, और तभी भारत का देश का विकास होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फार्मूला किसान की आमदनी बढ़ाने का ये है कि जहर रहित खेती किसान को करना बहुत जरूरी है। हम यदि अपने उपभोक्ताओं को, प्राणी जगत को अच्छा भोजन देंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी, और हम भी लाभ में रहेंगे। मेरा बस इतना ही कहना था। और जो एक बात और बताना, हमारे पास में मनोली गांव में जिससे अरुण जी जुड़े हुए हैं, इनका एफपीओ बहुत बड़ा चल रहा है। यहाँ सारे किसान मिलकर काम करते हैं, और इन्होंने पॉली हाउसेज लगाए हुए हैं, दूसरा जैविक खेती करते हैं, और इन लोगों ने भी अपने गांव में अपने किसानों की बहुत अच्छी आमदनी बढ़ाई है। और हमारे क्षेत्र में भी बेबी कॉर्न की खेती से 10-15 गाँव में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम की खेती से सभी किसानों की आमदनी बढ़ी है। और सोचना यह है कि हम कितना जहर रहित खेती कर सकते हैं, उस तरफ हमें जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर अगर अरुण कुमार जी सुन रहे हैं मुझे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने अनुभव थोड़ा, कि आप बहुत अच्छा एफपीओ चला रहे हैं, तो आप भी अपने अनुभव शेयर करें थोड़ा। अरुण कुमार जी। अरुण जी थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। अरुण जी बाहर तो नहीं होंगे? हाँ, अरुण जी सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही? नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए, तो जब अरुण जी आएंगे, अरुण जी को भी हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे।
तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हीरालाल सर, अगर आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि। नहीं, बात तो आपने तो पीपीटी के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, और जो हमारे पद्मश्री जी हैं, यही इसके फाउंडर। मॉडल गांव मेरा थोड़ी है, मॉडल गांव तो इन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया और काम कराया, हमने तो इन्हीं से सीखा और चीजों को इकट्ठा कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मॉडल गांव का जो प्रोजेक्ट है वो एक, इसमें सभी का कुछ है। कुछ हमने अनुभव किया, कुछ पद्मश्री जी ने अनुभव किया, और ऐसे बहुत लोगों का योगदान है मॉडल गांव में। और अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश में लागू करें, तो जो हमारा सपना है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, वो पूरा होगा। क्योंकि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक डेवलप्ड कंट्री का सपना पूरा होना असंभव सा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। और गांधी जी का जो विचार था वो इसी पे आधारित था कि गांव जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक इंडिया मजबूत नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने गांव स्वराज, गांव की मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बात किया। और इसी चीज को डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद साहब ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, पूरा नाम की स्कीम चला करके उसी बात की पुष्टि की। और संजोग से हम लोग उसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो हम लोगों ने सीखा उसको इकट्ठा करके प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जिस तरह से इसके रिजल्ट मिल रहे हैं सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि लोग इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडल कोई इसमें जादू नहीं है, या ना कोई बनावटीपन है, ना दिखावटीपन है, ना पाम्प है, ना सो। ये बहुत सिंपल है कि हमें गांव में काम नहीं करना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं फंड कहाँ से आएगा, हमें फंड की जरूरत नहीं। कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि जो है ये कहाँ से होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं। हमें काम नहीं करना है, सबसे पहले हमें गांव में काम करने का माहौल बनाना है। गांव के हर व्यक्ति के दिल, दिमाग, सोच, तन, मन, धन में विकास की पूरी जानकारी, विकास के मुद्दों की पूरी जानकारी और डिमांड फॉर डेवलपमेंट जनरेट करना है। देखिए, एक बार अगर गांव में माहौल पैदा हो गया तो उस गांव का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें, हमारा जो मॉडल है बेसिकली लोगों के दिल, दिमाग, तन, मन, धन, सोच में मॉडल गांव बनाना पहला है, और फिजिकल बनाना उसके बाद का है। और एक बार सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हार्डवेयर बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर हार्डवेयर कितना अच्छा हो, सॉफ्टवेयर खराब है तो हार्डवेयर नहीं चलेगा। तो हमारा फोकस सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे है और हार्डवेयर पे बाद में है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोग, यूपी और हरियाणा का गठबंधन हो रहा है, और यूपी के लोग, हरियाणा के लोग इस गांव से जुड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ आए हुए हैं पद्मश्री जी। मैं पद्मश्री जी के यहाँ भी एक दिन गया था, इनका समय देख के आया। आपने मुझे दिखाया अपना काम, आपका काम बहुत अच्छा है। आ रहे थे उसको भी आपने दिखाया था, और हम लोग की बातें हुई थी कि पूरे देश के लोग कमल सिंह साहब, चौहान साहब के यहाँ लोग जाएं, इनके अच्छे कामों को देखें, और नॉलेज इज पावर, नॉलेज गेन करें, इनके प्रैक्टिकल नॉलेज से रूबरू हो, और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लागू करें और देश का विकास करें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो सभी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि मॉडल गांव को कई बार आप पढ़िए, और मॉडल गांव को पढ़ करके, जैसे वो सुभाष पालेकर जी कहते हैं, मैं बिना पैसे का धंधा करता हूँ, बिना पैसे की खेती, जीरो बजट फार्मिंग। तो हमारा जो स्टाइल है काम करने का, वो जीरो बजट
गवर्नेंस है। हमने वही फार्मूला इसमें भी लगाया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो कुछ है आपके पास उसी का एक बढ़िया मिक्सचर बनाइए और सबको पिलाइए कि सब तंदुरुस्त हो जाए। तो मुझे यही कहना था, मेरी शुभकामनाएं। जो लोग हम लोगों से इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, अमल किया जाए। बातें तो बहुत होती हैं, आप लोग मॉडल गांव की साइट पढ़िए, 99% चीजें आपके समझ में खुद ही आ जाएंगी। समझने के बाद उसको लागू करिए, और उसमें लागू करने में कहीं कोई बात आती है तो हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ जुड़ के आप लोगों को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अरुण जी अनम्यूट हो गए क्या? नहीं, वे शायद। अच्छा, तो चलिए सर, अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं साथ किसी का कोई हमारे, हाँ तो कोई क्वेश्चन आंसर हो ले लीजिए। कोई किसी को कुछ पूछना हो, कोई सवाल उनके दिमाग में आ रहा हो तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर या कोई विचार अपना देना चाहते हो इस मामले में तो उसका भी स्वागत है। जी सर, मैं तो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी सर, सभी को नमस्ते। सर, हमें मॉडल गांव से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, जो कि सर आप लोगों से कई जानकारियां जो मिल रही है वो बहुत अच्छी हैं, और जो हमारे सर जो हमारे जनपद बांदा का नाम आ रहा है वो हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम बांदा जनपद से ही हैं। और जो हमारे डीएम सर ने हमारे बांदा में जो काम किए वो बहुत ही सराहनीय कार्य थे, जिसमें हम लोगों ने भी काफी काम किया हुआ है सर के साथ एनआरएलएम से। जी तो जी, सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मॉडल गांव में आगे चलकर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। और कोई मित्र कुछ अगर कहना चाहते हो? हेलो, हाँ, आप सुन सकते हैं? जी सर, जी सर। हाँ जी, नमस्ते, मैं अशोक दास हूँ, मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। सर वेलकम। तो एक्सीडेंटली आपका ये लिंक मिला तो फिर मैं थोड़ा इंटरेस्ट लिया। जी, मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 40 साल से ऊपर हो गया मेरे को, मैंने मीडिया में। जी सर। तो ये जो हम लोग एक्चुअली फोकस करते हैं थोड़ा रूरल जर्नलिज्म पे, और ये तो बहुत बढ़िया मॉडल है। पर मेरा कहना ये है कि खास करके हीरालाल जी जो जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये इसके साथ मतलब जहां भी हो सकता है ये वॉलंटरी एफर्ट में गांव का जो कमिटी वैसा सब बना के जो सबको इन्वॉल्व करके करते हैं, ये एक मॉडल है। दूसरा, कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? मान लीजिए कि आजकल युवाओं को इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे तो सबका भी थोड़ा मतलब रोटी कपड़ा का भी ये रहता है। इनिशियली तो सब कोई जुड़ जाएंगे सेवा के ये से, फिर सबको कुछ तो सोशल बिजनेस मॉडल, मतलब ये जो गांव में जो वेस्ट टू वेल्थ बताएं और जो सब कुछ काम है, अगर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये लोग गांव में मान लीजिए कि 10 युवा हैं, मेल फीमेल सब मिला के, तो डिफरेंट डोमेन में ये लोग अगर गांव के अच्छाई के लिए काम करें इन सोशल बिजनेस मॉडल, जो आपका जो 25 जो पॉइंट्स बताए उसमें से काफी सारा आइटम, तो ये लोग का रोजगार भी हो सकता है और गांव का अच्छाई भी हो सकता है। और मान लीजिए क्योंकि गांव में मैं बता नहीं पाऊंगा आप वहाँ का क्या है, मतलब आजकल ये जो पॉलिटिक्स के जमाने में बहुत सारा गांव में ये जो सब डिवीजन है, तो वो भी एक दिक्कत होता है। ये तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स ये सोशल वर्क तो अच्छा है, बट उसके साथ इसके अंदर पे अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए तो मान लीजिए कि ये लोग को भी रोजगार मिल सकता है और गांव का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी यूटिलाइजेशन हो सकता है और अवेयरनेस, हेल्थ, सब कुछ भी हो सकता है। मतलब इंटीग्रेटिंग इनकम विद सोशल डेवलपमेंट, मेरा कहना ये है, विचार है। तो अब थोड़ा मेरे को सुझाव देंगे कि हो सकता है कि नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हीरालाल सर।
नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए, आप तो आप ही मालिक हैं। मैं तो सुन रहा था डॉक्टर साहब को। ये सौभाग्य की बात है कि हरियाणा और उड़ीसा भी जुड़ गया है, एक स्टेट और आ गया। हाँ बताइए। हाँ जी। नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल सर, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, सभी के पास कोई हम लोग एक्सक्लूसिव नो वो नहीं है कि हमारी पास ज्ञान है। नहीं तो सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है कि सोशल वर्क इज वेरी फाइन, लेकिन उसके साथ रोटी कपड़ा और मकान तो जुड़ा ही हुआ है। उसके बगैर, लाइवलीहुड के बगैर तो लाइफ नहीं है। तो जो आपका सुझाव है बिल्कुल ठीक है, और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर गांव में विकास होगा, जो हमने जितने भी एक्टिविटीज बताई हैं, तो गांव के लोगों को जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या द काइंड ऑफ स्किल दे हैव फॉर द एम्प्लॉयमेंट, उस तरह का एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट हो जाएगा एफपीओस के माध्यम से और दूसरे जो एक्टिविटीज होंगी, जैसे हमने कहा कि वो 2 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो हर गांव में वो कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा। उसको क्वांटिफाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एफपीओ है सर, तो एफपीओ तो जिस दिन बनता है उसी दिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। The moment you register an FPO, open FPO, तो उसमें आपको एक CEO उसका या मैनेजर whatever you call it, वो होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक ऑफिस के लिए अटेंडेंट होता है, तो 3-4 तो एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली जनरेट हो गए, जबकि कोई काम शुरू नहीं हुआ। और जैसे काम बढ़ेगा तो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैन पावर को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बिजनेस के वर्टिकल्स भी डेवलप होंगे, अलग अलग बिजनेस बढ़ेंगे, तो अगर हम गांव को डेवलप कर पाए उस तरह से, द वे वी आर थिंकिंग ऑफ इट, तो निश्चित रूप से गांव में एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट हो जाएगा कि गांव के लोगों को, जो बहुत हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनको तो जाना ही है बाहर, लेकिन जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, क्योंकि एग्रीकल्चर को जब तक हम एग्री बिजनेस नहीं बनाएंगे तब तक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, जैसा अभी चौहान साहब भी कह रहे थे। तो और वो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उसको एग्री बिजनेस बनाने के लिए खाली धान और गेहूं पैदा करके नहीं होगा, आपको अलाइड सेक्टर्स को उसके साथ शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, तो उसके साथ। और जब ये सब साथ होने लगेगा तो निश्चित रूप से हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कि पैडी प्लस कोई अगर फिशरी कर रहा है तो पैडी प्लस फिशरी, तो फिशरी के लिए आदमी चाहिए ना सर, तो वो वहीं का आदमी लोकल होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस इज व्हाट वी अज्यूम। अभी तो वी आर इन ए नेसेंट स्टेज, तो लेकिन हमारा एजम्पशन यही है जी। माने बढ़िया है। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट, क्योंकि जो एफपीओ है और जो एक्टिविटीज है, मान लीजिए कि पर्टिकुलर स्टेट में यू आइडेंटिफाई सम डिस्ट्रिक्ट वाइज वायबल माइक्रो प्रोजेक्ट्स, माने ये खेती पे हो या एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो मॉडल बनाने से क्या होगा कि थ्रू, अभी सोशल मीडिया के बात हो रहा था, तो सोशल मीडिया में जितने सस्ते में, मतलब ये जो एक्टिविटी जो युवा है, यू मेक देम इंफॉर्मेशन वॉलंटियर्स, right. जो आप अगर if you can keep contact, because I also do in Odia, but I can just, it will be some sort of guidance or maybe some session, मैं आपसे भी कुछ सीख पाऊंगा। तो what we can do, जो जैसे बोले ना, तो छोटे, मान लीजिए किसी का आधा एकड़ भी जमीन है, उसमें हाई वैल्यू कौन सा क्रॉप करने से, सो दैट ही विल हैव द मार्केट लिंकेज इमीडिएटली, और क्या हो सकता है, कितना इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, क्या हो सकता है, वो सब जो डिफरेंट मॉडल्स, सपोजिंग वी क्रिएट स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स, एंड उसके ऊपर विथ रियल लाइफ स्टोरीज जो आपका वहां का है, तो इसमें भी जैसे जीरो कॉस्ट फार्मिंग बताएं, आजकल का सोशल मीडिया के जमाने में, इफ यू जस्ट कैच होल्ड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, it can be zero cost media activities also to smartphones. So that will arouse aspiration, that will give, when you can provide information, then like icing on the cake, if you provide some success stories of nearby farmer or nearby entrepreneur, it will give them inspiration. So जो तीनों चीज है, aspiration, information, inspiration,
तीनों मिल जाने से वो लोग का मोटिवेशन होगा, देन आपका ये जो स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सब भी देते जाएंगे। आई थिंक इट विल हैव ए वेरी मैजिकल इफेक्ट। सो मॉडल विलेज का जो लक्ष्य है लोग का, ये मैंने इट कैन एक्सेलरेट योर नोबल इंटेंशन। नहीं बिल्कुल, बहुत सही आपने समराइज कर दिया इसको। तो सर हम एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एस्पिरेशन इन द पीपल, दे शुड ड्रीम फॉर द डेवलपमेंट। राइट। तो जो हम मैनिफेस्टो, विलेज मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट एन एफर्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ और रिकिंडल अ फायर इन द पीपल, so they'll start thinking about the development of their village and their own development. That is one. जो इंफॉर्मेशन की बात है, तो जो हमने चेंज मेकर का जो मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किया, आप पता नहीं वेदर आप तो चेंज मेकर इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ दैट विलेज. He is the touch point, he is the catalyst, he knows everything, whatever information is required by the people in the village. उसको हम लोग ट्रेन करेंगे, उसको हम लोग इक्विप करेंगे और उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे टू जो अच्छा वर्क हो रहा है. जैसे हमारे साथ चौहान साहब जुड़े हुए हैं, ही इज डूइंग वंडरफुल वर्क. तो अगर कोई आदमी कहीं से भी उड़ीसा से आके उनके यहाँ आएगा, सीखेगा, तो सीख के जाएगा और रेप्लिकेट करेगा अपने विलेज में. और उसके बाद इंस्पिरेशंस, तो ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर. चौहान साहब हिमसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन, अरुण कुमार हिमसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन. तो इनसे इनका जब इंटरेक्शन होगा, जो चेंज मेकर्स हैं या जो भी गांव के लोग हैं, तो ये जो तीन चीजें आपने बताई हैं, प्रॉब्ली हम लोग उन तीनों पे काम कर रहे हैं. And we need your cooperation, your suggestion, and you are always welcome. I also need your cooperation. So, in fact, thank you, sir. Thank you, Das sir. Thank you very much. जी वैसे हमारे साथ श्रीश कुमार अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो IAFS रिटायर्ड है छत्तीसगढ़ कैडर से. हम उनसे भी कुछ थोड़ा सा आगे जोड़ेंगे और उनसे भी जो उन्होंने काम किया है, आगे हम उनसे भी कुछ ना कुछ सलाह लेंगे, इस विषय में जानकारियां लेंगे. अभी कुछ शब्द मैं उनसे भी कहूंगा कि कुछ शब्द बोले. अग्रवाल साहब, आप भी सर कुछ शेयर करें अपना विचार इस पे, एंड व्हाटएवर सजेशंस यू हैव. नहीं, मैं बहुत एनलाइटन हुआ. सभी सदस्यों के मैंने जानकारियां भी सुनी, उनके अनुभव भी सुने. तो वास्तव में आपकी जो सोच है वो निश्चित रूप से गांव के सर्वांगीण विकास और गांव के सर्वांगीण विकास के माध्यम से सभी के आय में वृद्धि, जीविकोपार्जन में वृद्धि, में सुधार, ये सपना देश का पूरा हो सकता है. मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ. जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा कि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैंने इन 3-4 स्टेट में वैल्यू चेन में, चाहे वो वाइल्ड क्रॉप के माध्यम से हो, वनों से प्राप्त होने वाली, या फिर कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली कृषि उपज के संवर्धन, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग पे प्रयास किया है काम करने का काफी. और मुझे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक इंटीग्रेटेड रूप में कार्य करके ग्रामों में ही आय के साधन विकसित करना, जीविकोपार्जन के साधन विकसित करना और मूल्य संवर्धन करना, एक अच्छी वैल्यू चेन डेवलप करना, इस दिशा में काफ़ी संभावनाएं मुझे प्रतीत होती हैं. कुछ शब्द में जो मुझे तत्कालिक रूप से अभी आप लोगों के विचारों के आदान प्रदान में जो आ रहे हैं, एक तो कुछ प्रयास किया हमारे मुनीश साहब ने कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट के समय हमको ग्रामों में पूर्व से प्रचलित प्रथाओं, जिसको ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, और जो हमारे बायो कल्चरल कम्युनिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे उत्पादन के ब्रांडिंग की दिशा में एक अच्छा हमको आयाम दे सकती हैं, उन सब पुरानी परंपराओं को, चाहे वो कृषिकरण से संबंधित हो, चाहे वो अन्य कलाओं से संबंधित हो, इसको
विशेष रूप से एड्रेस करने की आवश्यकता है। और आज पिछले 2 वर्षों में जो हमें एक विभीषिका के रूप में जो एक कोरोना का एक दुखद समय देखने को मिला, उसमें भी अधिकांश लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि शायद हम अपनी संस्कृति से, अपनी कलाओं से, अपनी पूर्व प्रचलित प्रथाओं से कुछ दूर हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ हमको समस्याएं आई। और यदि हम उन पूर्व प्रचलित स्वप्रमाणित प्रथाओं को रिजुविनेट करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि इनोवेशन विद ट्रेडिशन या ट्रेडिशंस विद इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को मानते हुए हम अपने उत्पादों के संवर्धन का, मूल्य प्रसंस्करण का काम करें, तो एक अच्छा ब्रांड भी जो भारत का एक स्टैंडर्ड रहा है, उसके माध्यम से हम अपने मूल्यों को पुनर्स्थापित करके, और जहाँ कहीं भी उन मूल्यों का मूल्यों को का आदर होता है, हेलो, तो जहाँ पे भी उन मूल्यों का सम्मान हो सकता है, वहाँ पे हम अपने उत्पादों को प्रदर्शित करके, उसको मार्केट करके हम अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो किसानों की आय को बढ़ाने का एक स्वप्न है हमारा, जो हमारा एक कहना चाहिए कि हमारा एक कमिटमेंट है, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ विचार मेरे मन में है। आगे आने वाले समय में मैं और आप लोगों से विचार विमर्श करके इस विषय पे कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। और ये संवाद और विचारों का आदान प्रदान चलते रहना चाहिए, जिससे कि हमें आगे और आगे अपनी सोच में, अपने कार्यों में और अधिक परिमार्जन लाने की, बहुत और अधिक परिष्कृत करने की का स्कोप बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने विचार शेयर किए हम लोगों से, और जो आपने कहा कि हमको अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और इनोवेशन विद ट्रेडिशन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो, कि ट्रेडिशन को छोड़ना प्रोग्रेस नहीं है। ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो थैंक यू सर, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आपसे जुड़े और आपके ज्ञान का हम सभी लोगों को लाभ हो। तो अब इसके पश्चात अगर कोई और मित्र कुछ बोलना चाहते हो तो उनका स्वागत है। चौहान साहब, किसी और, मैं तो लोगों को जानता नहीं हूँ सर, आप किसी को कहना चाहेंगे कि कोई और अगर अपना विचार व्यक्त करना चाहे? हेलो, नमस्कार हाँ सर। जी मैडम। हाँ नमस्कार जी सर, मैं मोबिना बोल रही हूँ रामपुर से सर। जी हाँ बोले मैडम। जी सर, मैं यही कहूँगी कि मॉडल गांव में एक अच्छी पहल है, और जिसमें हमें एक नई राह दिखी है उन लोगों से मतलब मिलने की और जुड़ने की, उन लोगों को जागरूक करने की जिनके पास मतलब सब कुछ सोर्स होते हुए भी मतलब वो कुछ नहीं कर पाते। तो मॉडल गांव से जुड़कर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और मैं सिखा रही हूँ लोगों को गांव जाकर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। और सर आपका और हीरालाल सर का और सौरभ सर का, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा है और मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करा है। और मैं गांव-गांव जाकर, आज भी मैं एक गांव गई थी सर, एक गांव में गई थी, सर्वे था मेरा। 5 किलोमीटर में पैदल चलकर मैंने सर्वे किया इस गांव का। जी। तो यहाँ से हमारे रामपुर से वो 30 किलोमीटर दूर लगता है। तो अंदर ग्रामीण एरिया में जाकर हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा सर मेरा जानते हैं मैं एनजीओ में वर्क करती हूँ, और नशा जो आईडीयूज हैं, इंजेक्शन द्वारा नशा करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करती हूँ। बट मैं प्लस अब मॉडल गांव की भी जानकारी उस गांव में दे रही हूँ, तो मेरा तो 2 in 1 काम हो रहा है। तो मॉडल गांव से जुड़ने का मैं यही कहूंगी कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम बने, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो एक ताकत है और बढ़े,
ताकि हम और आगे बढ़कर इसका परचम लहरा सके मॉडल गांव का। और मैं सभी का थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही मैडम, आप इस काम को करते रहिए, आपको भी अच्छा लग रहा है और जो लोगों को लाभ होगा आपकी वजह से वो आपको बड़ी दुआएं देंगे। जी सर, दे रहे हैं सर। उन लोगों को सही रास्ता, आज के मतलब ग्रामीण एरिया आज भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। उनको मतलब प्रधान जी हैं, उनके पास अगर कोई योजनाएं आई हैं तो गांव वाले उनसे बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं भाई? उनको तो जागरूक होना चाहिए, उन लोगों तक इस स्कीम का लाभ होना चाहिए। तो ये हम लोग इस तरह से उन लोगों को जोड़ लें, प्रधान को, और उन मतलब जो लोग उनसे अलग हैं तो हम उनको साथ में लेकर के मतलब चल रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है सर, और इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाने वाला है आप सबकी दुआओं से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप, करते रहिए। चौहान साहब। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर परमिंदर हूँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में। जी सर। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। चौहान साहब ने डाला तो हमने भी एक ग्रुप बना रखा है सर, सोनीपत ऑर्गेनिक फार्मर क्लब जी। तो जैविक खेती करते हैं जो सोनीपत या आसपास के दूसरे स्टेट्स के, वो फार्मर जोड़ रखे हैं। चौहान साहब भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सर। तो हम जैसे जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, और ये जो मॉडल विलेज का है, मेरा भी सर एक अच्छा सा सपना है, क्योंकि गांव में है ना सर, जॉब नहीं है लोगों के पास। और मैं ये कह रहा हूँ मिलावट भी काफी है। जैसे गांव में एक एक अगर छोटी छोटी यूनिट लग जाए, जैसे सरसों का तेल है, गांव में सरसों होती है सर, वो सब गांव का पैसा गांव में रहे और बच्चों को रोजगार मिल जाए। जैसे सर मैं खुद गन्ने का गुड़ शक्कर खांड बनाते हैं हम ऑर्गेनिक जैविक, और अच्छे भाव से मिलती हैं, लोग बड़े उससे लेके जाते हैं। तो जो मॉडल विलेज का आप लोगों का बड़ा अच्छा सर कॉन्सेप्ट है जी। और हम चाहते हैं सर गांव में है ना, देखो बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा सर। और आजकल खान पान पे कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया, आदमी पैसा खर्चना चाह रहे हैं अब खाने पे, अच्छा खाना उनको मिले। तो सर अगर छोटी छोटी यूनिट लग जाए, जैसे सरसों का तेल है, एक सरसों का कोल्लू लग जाए, एक गन्ने का है कोल्लू है, गुड़ शक्कर खांड बने सर, खांड सारी बन जाए। तीसरा सर जैसे चौहान साहब ने यूनिट लगा रखी है, जूस है, क्योंकि हम गांव में अल्टरनेट नहीं दे पा रहे लोगों को। कोल्ड ड्रिंक है सर, वो पी रहे हैं, तो नींबू का है जैसे, और दूसरे हैं सर पिकल्स हैं। अब जैसे हमारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कल मैंने देखा था एफेड का कुछ प्रोडक्ट थे सर, उन्होंने रोस्टेड ज्वार के बाजरे के इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रखे हैं। ज्वार के बिस्किट्स हैं, बाजरे के बिस्किट्स, हमारी यूनिवर्सिटी भी बना रही है। तो सर वो प्रमोट करने की जरूरत है, उनको ब्रांडिंग करने की जरूरत है जी। तो ये मॉडल विलेज में सर मैं चाह रहा हूँ एक गांव में सारी चीजें हों, और गांव का पैसा गांव में ही रहे, और बाहर से बल्कि हम पैसा लेके आए लोगों को, उनको एग्री टूरिज्म का भी करें, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में गांव में किसान बाजार लगाएं, उसमें वेजिटेबल्स भी सेल करे किसान, अपनी ये जैसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं सर वो भी सेल करें जी। तो ये था सर। हाँ बहुत बहुत अच्छी बातें बताई दास सर, अशोक दास सर। हाँ जी बताइए। हाँ, you were talking about the micro entrepreneurs and micro enterprises, no? बहुत अच्छी बात बताए। आप हो रहा है ये काम, मतलब कितना अच्छी तरह से वो काम हो रहा है। नहीं we learn from each other ना, वही जी सर आपस में सीखेंगे। और हाँ, और ये चीजें आज जी सर। और सर मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, हमारे जैसे कंट्रीज है ना, गुड़ की, शक्कर की, खांड की डिमांड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे यूरोप में है सर, यूके में, तो वहाँ डिमांड्स बहुत है। हम एक्सपोर्ट की भी बात क्यों ना करें, हम एक्सपोर्ट की बात बहुत कम करते हैं सर, क्योंकि हम क्योंकि ये चीजें सर है नहीं मिल रही। गुड़ है जो हमारे पुराने तरीके से तैयार करते हैं, हम खांड तैयार करते हैं सर, शक्कर तैयार करते हैं, तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। जैसे चावल है सर हमारा बासमती, हमने क्या किया सर, पुरानी जो वेराइटीज थी वो शुरू कर दी है। HBC 19 थी, जैसे जिस बासमती में खुशबू थी, क्योंकि मार्केट में सर ये 11-21 है, तो वो जो पुरानी बासमती है हम कोशिश कर रहे हैं वो पुराने बीज ही ग्रो कर रहे हैं सर, तो उसकी काफी डिमांड है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, हम अपनी संस्कृति से जुड़कर हमारे पुराने बीजों से सर, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हम गाँव में को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगानी चाहिए सर, छोटी मोटी, तो वो प्रमोट करनी चाहिए, हम उस पर हमारी कोई बात नहीं होती सर। हाँ, बस इसी बात को आगे बढ़ाना है सर, मॉडल गांव के माध्यम से, कि इन सब बातों को हम लोग करना शुरू, जैसे आपने आज अपना शेयर किया तो बात शुरू हुई, कम से कम सब लोगों को ध्यान में आया।
सिंपल सा वो सर, अगर एक चारपाई भी बनाते हैं ना सर गांव में लोगों को बढ़ई, चारपाई की भी इतनी, ऑस्ट्रेलिया में चारपाई भी बिक रही है सर, चारपाई इतनी बढ़िया है, हम बेड पर सोते हैं, पुरानी हमारी चीजें बुजुर्गों की इतनी बढ़िया थी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आप। और सर मैं सोच रहा हूँ बल्कि ऑर्गेनिक गन्ने का जूस, हमारा एक फार्मर है वो पीलिया ठीक करता है, 2 गिलास जूस में, देखो हमारी कितनी बढ़िया चीजें थी। तो ऑर्गेनिक गन्ने का जूस है सर, जैसे नींबू पानी है, ये है। तो गांव में सर मैं कहता हूँ गांव का पैसा गांव में ही रहना चाहिए, गांव से बाहर नहीं, बल्कि हमने बाहर का पैसा गांव में लाना सर, मेरा तो सोच ही है सर। जी 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 हाँ, चौहान साहब भी यही कह रहे थे अभी कि किसान सब चीज बाहर से खरीदता है, अपना सारा पैसा बाहर ही खर्च कराता है। तो हाँ जी हाँ, उसकी बजाय पैसा गांव का गांव में ही रहे। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ गांव में हर चीज है सर। कुछ बच्चे हमारा जैसे पिकल्स का काम कर ले, कुछ सर अब जैसे बिस्किट्स का है सर, बिस्किट्स हमारे बाजरे के यूनिवर्सिटी बनाती है सर, दिल्ली जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सब में बाजरे के बिस्किट्स आते हैं। मिलेट्स पे इतना अच्छा काम हो रहा है सर। जो हमारी पुरानी चीजें थी वो ज्वार की सर इतनी बढ़िया, जैसे रोस्टेड ज्वार बिक रही है, बहुत अच्छी ना, उसमें तेल डाल रहे कुछ भी। तो ये सब छोटी छोटी यूनिट लगाने के, हमारे साथ निपटम भी है पास में सर, उनकी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। गांव में जैसे सर ऑर्गेनिक चिप्स नहीं मिल रही मार्केट में, ऑर्गेनिक आलू उगाए हमारे पास, जैसे सरसों का तेल ऑर्गेनिक है, करना ही कुछ भी नहीं सर उसमें, छोटी सी उनको मशीनरी देनी है और थोड़ा सा ट्रेंड करना है। ऑर्गेनिक चिप्स नहीं सर मार्केट में जैसे। इसमें खाली एक कहना मुनीश जी सर, देखिए चैट में देख लीजिए कुछ लिखा है, जैसे रविंदर जी ने लिखा, हेलो सर, आई एम ex IT professional and currently organic farmer since last 4 years. Wish to connect with you on rural employment and development. इनसे जरा बात, इनका नंबर लेकर के हम लोग इनसे बात करना चाहिए, बताइए, इनसे बात करिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अभी मैंने मैसेज देख रहा था, मैसेज एक बार नजर डाल लीजिए। मैसेज मेरे आईपैड में मैसेज आ नहीं रहा है। नहीं, मैसेज तो यहाँ भी नहीं है, चैट में भी तो नहीं है मैसेज। उनका नंबर दीजिएगा जरा। राघवेंद्र, हेलो, हाँ, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, उनका नंबर देखो, नंबर अगर मिल सकता है उनको, उनसे पूछिए, उनका नंबर ले लीजिए राघवेंद्र जी। सर मेरे पे मैसेज नहीं शो कर रहा है ये बार। हाँ, ये रविंदर जी हैं, रविंदर जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। हाँ बताइए जी। नमस्कार सर, मैं रविंदर हूँ, पंचकूला से जैविक किसान हूँ सर मैं। और मैंने सर शहर छोड़कर अभी गांव के अंदर जैविक खेती कर रहा हूँ सर मैं। और जैसे मैंने जो मेरी जो भावना है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है सर, सभी जो किसान हैं वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपने अनाज का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, या उनके अंदर वो सोचने की शक्ति नहीं है, या उनको डर लगता है, या वो मेहनत नहीं करना चाहते, या और दूसरे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैंने सर मैंने जैसे छोटी सी शुरुआत की, मैंने तिल लगाए थे तो तिल बहुत कम हुए, तो मैंने तिल का तेल निकाल लिया। तो मैंने चंडीगढ़ में और दूसरे शिमला के अंदर, हिमाचल में तिल का तेल काफी बेचा मैंने सर। फिर मैंने तिल गुड़ के लड्डू बनाए सर। तो तिल गुड़ के लड्डू मेरे ना मतलब पूरे भारत के अंदर जैसे जैसे जिससे को स्वाद पड़ा, जिसने चखे उसने अपने रिश्तेदारों को भेजे सर। तो यूपी के अंदर गए, बॉम्बे के अंदर गए, हैदराबाद के अंदर गए, चेन्नई के अंदर मेरे तिल गुड़ गए सर। तो वो घर पे ही हम बना के उनको जो है ना डब्बे के अंदर पैक करके और हम उनको हमने सप्लाई किए सर। इसी तरह हमने सरसों का तेल भी हम सप्लाई कर रहे हैं सर। काली गेहूं है, काली गेहूं के मैंने अभी बिस्किट बना रहा हूँ सर। तो काली गेहूं भी बेची है, अभी जो बच गई है उसके बिस्किट बना के मैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन काफी ज्यादा रहता है, तो वो मैं बिस्किट बना के इधर उधर देने की कोशिश करता रहता हूँ जी। तो मेरी बात ये है सर, सबसे बड़ा तो जब जैविक खेती करने लग जाता है ना सर, तो उसको फिर माल बेचने के लिए अलग अलग इनोवेशन करनी पड़ती है, जब भी उसका जो सामान है बाजार में बिकेगा सर। तो और जैसा कि कई साथियों ने बोला भी, बाजार के अंदर लोग लेने के लिए तैयार है, बट वो सिर्फ गेहूं कैसे लेंगे? गेहूं का दलिया होगा तो ले लेंगे, आटा होगा तो ले लेंगे, या कुछ गेहूं के बिस्किट बने हैं वो ले लेंगे। गेहूं तो कोई नहीं रखने के लिए घर पे तैयार ही नहीं है सर। वो कहता है जी गेहूं कैसे रखेंगे हम। तो हमारे किसानों को हमें ये चीज
ये चीज ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। काफी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, बट उनको रीच आउट करते हैं तो कुछ नेट रिजल्ट कुछ ज्यादा निकल नहीं आ पाता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा सर, हमें हर एक फार्मर को पहले तो वो जैविक खेती करे, जैविक खेती करने के बाद में उसको प्रोसेसिंग का कुछ लोन वगैरह दिलवा के, जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे भी हम गुड़ बनाते हैं, खांडसरी बनाते हैं, तो वो 1 एकड़ से अगर गुड़ भी बनाएगा तो भी 2-3 लाख रुपए का गुड़ हो जाता है सर, और वो गन्ना 2-3 लाख रुपए का नहीं होगा। तो ये इस तरह की हमें लघु उद्योग के ऊपर जो है ना, अभी क्या है, मशीनें जो है ना सर, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हम अगर खादी ग्रामो उद्योग के अंदर जाएं या किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएं, वो सब जो है 20 लाख 30 लाख रुपए की इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, जिसके ऊपर वो 35% सब्सिडी की बात करते हैं या जो भी करते हैं। वो मार्केट, वो इंडस्ट्री से सिंक है, फार्मर से सिंक नहीं है। फार्मर को तो ये होना चाहिए भी फार्मर जो गन्ना लगा रहा है उसका गुड़ की छोटा सा 1-2 लाख रुपए में सेटअप हो जाए और जिसके ऊपर कुछ सब्सिडी हो जाए। अगर वो मक्का उगा रहा है तो मक्के के लिए, जैसे अभी मैंने बहुत सारे लोग मक्का उगाते हैं, तो मक्का सिर्फ जो है आज के दिन के अंदर पशुओं के फीड के काबिल ही रह गया है। मक्का उग रहा है, वो मंडी में जाता है और पशु के फीड के लिए चला गया है। कोई उसके अंदर इनोवेशन नहीं है भी हम जो है मक्के की जो है स्वीट कॉर्न लगाएं, या स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं तो उसको कैसे हम कट करके उसको जो है उसको उनको पैकिंग करके और मार्केट में हम दे सके। तो ये छोटी छोटी चीजें ना सर, जो लघु उद्योग है जो 20 से 50 हजार रुपए के अंदर लग जाए, ऐसी चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि किसी भी फार्मर के ऊपर सिर के ऊपर बोझ भी ना लगे और वो उसके ऊपर काम करके अपनी जो है जो भी वो उगा रहा है उसको वैल्यू ऐड करके मार्केट में दे सके। रविंद्र जी, मैं सर ऐड करना चाहूंगा, जो रविंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो जैविक किसान है, ऑर्गेनिक फार्मर, प्रॉब्लम यही है, वो गांव में मुश्किल से एक है। तो एक तो ग्रुप में काम करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका तो ये सर, जब तक वो ग्रुप में काम नहीं करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और मार्केटिंग वगैरह जैसे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारा क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम से एफपीओ का है, एफपीओ को बहुत बड़ा टारगेट है, मान लो सब्सिडी है, छोटी यूनिट है, जैसे कोल्लू होता है सर तेल का, छोटा कोल्लू, उस पर सब्सिडी दो। जैसे कोई कोल्लू गन्ने का लगाना चाहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटा कोल्लू 2-2.5 लाख रुपए में लग जाता है सर, उस पर सब्सिडी दो। छोटी यूनिट लगाने की जरूरत है सर, इतनी बड़ी में फार्मर की इतनी हिम्मत नहीं होती, ना उसके पास इतना कैपिटल होता है, ना इतना वो रिस्क ले सकता जी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर जो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं रविंद्र जी, बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे पास अगर मेरे को कभी आप मौका देंगे, 50-60 सक्सेस स्टोरीज बना रखी हमने फार्मर्स की जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं, एक स्टेज भी पार करते हैं, तो हमारी आमदनी 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। जैसे गेहूं है, अगर हम आटा बना लेते हैं, या जैसे सरसों है सर, तेल निकाल लेते हैं, तेल निकालते हैं, आपकी आमदनी कई गुना हो जाती है। जैसे आंवला है, आंवला हमारा नहीं बिकता 10 रुपए केजी भी, उसका मुरब्बा बनाते हैं 100 रुपए 150 रुपए पहुंच जाता है। ये हर चीज में ऐसे ही है सर। दूध का है, जैसे दूध का देखो बर्फी 400-500 रुपए केजी तक बिक रही है, ऐसे घी का है सर। तो किसान बिल्कुल सही करे, अगर एक स्टेज भी पार कर लेते हैं प्रोसेसिंग की, कोई भी एक स्टेज पार कर लो, जैसे गन्ने हैं, गन्ने का मान लो हम गुड़ शक्कर खांड बनाते हैं, शुरू में तो प्रॉब्लम आई सर, पर अब वो अच्छा भी करा है, 100-150 रुपए तक, वो आपके ऊपर है। और आपने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है सर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 3 चीजें सीखनी पड़ेगी, कब, कहाँ और कैसे। कब बेचनी है आपको चीज जो मार्केट में गलत वो ना हो, कैसे बेचनी है, अपना अच्छी पैकेजिंग करके छोटी पैकिंग करो, और कहाँ बेचनी है, इन सब चीजों के लिए आपको मेट्रो सिटीज में जाना पड़ेगा। देखिए एक मिनट रुकिए, सुनिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, और जब तक ग्रुप में करेंगे, एक मिनट सुनिए, जब तक हम सामूहिक रूप से पूरा गांव एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, हमारा जो ये मॉडल गांव है यही तो कह रहा है। अभी एक मिनट, आपके गांव में अगर एक चना वाला प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, एक ये मक्का वाला लग जाए, एक तेल वाला लग जाए, आपको 20 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये कहीं लग जाए वो पूरे गांव का कर दे। ये संभव तभी है जब पूरा गांव एक यूनिट हो जाए। अभी एक गांव में हर परिवार एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो हमें ये माहौल पैदा करना, ये जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, ये इसीलिए है क्या
कि गांव में एक ऐसा माहौल पैदा करें, जैसे हमारे प्रधानी का चुनाव होता है तो क्या होता है, एक माहौल ऐसा पैदा करते हैं कि हम एक आदमी को चुनते हैं क्या। तो उसी तरह से जब तक हम माहौल नहीं पैदा करेंगे, गांव में डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं पैदा करेंगे, हम अलग अलग ऐसे रहेंगे। अब मान लीजिए एक गांव में 10 लोग जो है कोल्हू बनाना चाहते हैं सरसों का तेल का, 10 के और वहां मतलब उसकी वाइबिलिटी एक मशीन की है, 10 लोगों ने लगा लिया तो 10 के 10 नुकसान में होंगे, वो इकोनॉमिकली सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुपिज्म का, कंपनी का, वो पैदा करना है। वो पैदा करने के लिए विलेज मैनिफेस्टो ही सहारा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले हम गांव में एक माहौल बनाएं और पूरा गांव एक पैर पे खड़ा हो कि नहीं, हमें अब गरीब नहीं रहना है, हमें धनी होना है। अभी गांव में 2-4 लोगों की बुद्धि काम करती है और रेस्ट गांव की बुद्धि, जब सारे गांव की बुद्धि काम करेगी तो सोचिए कितना बुद्धि हो जाएगा। तो मेरा तो अनुभव यही है और मेरे सफलता का कारण भी यही है। हम काम नहीं करते हैं, हम काम का माहौल बनाते हैं क्या। तो जितने लोग जो बातें आप कर रहे हैं, गांव में काम का माहौल बनाइए थ्रू विलेज मैनिफेस्टो। एक बार माहौल बन गया ना तो बात तो बनी जाएगी। जी हाँ मुनीष जी, अब तो टाइम काफी हो गया है। तो चलिए सर, तो आज तो बहुत अच्छी बैठक भी रही। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अशोक दास जी ने, चौहान साहब ने, अग्रवाल साहब ने, रविंदर जी ने। रविंदर जी का फोन नंबर ले लेना भाई राघवेंद्र। हाँ, बाकी जो पंचकुला से जो भाई बोल रहे थे उनका नंबर भी थोड़ा। रविंद्र जी पंचकुला से बोल रहे थे, और अभी जो लास्ट में जो बोल रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो बोल रहे थे ना। हाँ, धर्मेंद्र सर अपना नंबर शेयर कर दीजिए, और रविंद्र सर आप भी अपना नंबर शेयर कर दीजिए। तो बोल दे, सब नोट कर लेंगे। हाँ मैं बोल देता हूँ सर। हाँ जी। 94। ये किनका नंबर है? डॉक्टर परमिंदर मलिक है जी, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट हूँ सोनीपत में। अच्छा हाँ हाँ। 94 161 43 640। तो सर मेरे लायक कभी भी हो, कभी कोई लेक्चर हो, कभी कोई मीटिंग हो, तो सर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। नहीं सर, मेरे को तो खुशी मिलती है, और मैं खुद फार्मिंग करता हूँ अपने खेत में, अब भी कस्सी चलाता हूँ खुद, अपना जाकर ऑफिस के बाद अपने खेत में ही रहता हूँ सर, मैं और मेरी माँ दोनों। मेरा एक और सब लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी हेल्थ सही होगी। मेरे 4 किलो वेट घट गया। मेरी मम्मी का भी, उनकी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो बिल्कुल ठीक होगी। खेत में काम करते हैं हम दोनों, बड़े मजे आते हैं। पूरे कोरोना में हम खेत में ही रहे सर। आप एक काम करिए, अपने गांव को मॉडल गांव बनाइए हमसे जुड़ के। आपका जो गांव है, हमारे वो राघवेंद्र का 6390030303 ये नंबर है। 6390030303। आप अपने गांव को मॉडल गांव बनाइए और पूरे हरियाणा में हल्ला कर दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। नहीं सर, हमने ये जो ग्रुप बना रखे हैं, चौहान साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें कम से कम 100 फार्मर जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, और उसमें इतना बढ़िया चलता है सर। किसी को कोई खेत में प्रॉब्लम आती है ना, कोई डिजीज आती है, तो पत्ते का फोटो डालते हैं तो दूसरे फार्मर उसको एकदम बताते हैं इसमें यही बीमारी है। मार्केटिंग भी करते हैं हम, ट्रेनिंग भी करते हैं सर। इसमें ग्रुप इतना अच्छा चल रहा है हमारा ये। हाँ देखिए, डॉक्टर शिवलाल जी कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है मॉडल गांव के प्रति सचेत करने की जरूरत है। अरे ये अधिकारी ही सुधर गए होते तो हमारे देश की हालत ये होती क्या। अब हमें अधिकारी को नहीं सुधारना है, हमें खुद सुधर करके सबको सुधार देना है। अब हम ऊपर से नहीं चलेंगे, टॉप डाउन नहीं होगा, बॉटम अप होगा क्या। अब हम गांव के लोगों से वो जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अब ये मॉडल गांव यही है। समस्या यही है, पॉलिसी ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर जानी चाहिए पॉलिसी गांव के हिसाब से, किसमें क्या क्या जरूरत है सर। हाँ, तो हमारा मॉडल गांव तो वही है ना, ये बॉटम अप अप्रोच है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब इसको क्लोज किया जाए, 9:30 बज गया। हाँ, वो दूसरा नंबर। ये मुनीष जी आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर सर नोट कर लीजिए, 95 हाँ 320 320 30 833 833 33 सर। 33
सर आप अपना नंबर बताएंगे? हाँ, मैं इसमें दे दिया था चार्ट में, फिर भी लिख लीजिए। देन आई कलेक्ट। ओके, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चलिए, आपने इनिशिएट किया डिस्कशन एंड देखिए कितना लंबा और कितना ज्ञानवर्धक रहा। नहीं, ये मीटिंग रेगुलर करते हैं, ये मीटिंग महीने में एक बार करते हैं। हम लोग इस तरह की मीटिंगें रेगुलर करते हैं, करीब रोज करते हैं, रेगुलर नहीं, ऑलमोस्ट डेली, वन सेट ऑफ पीपल। हाँ, आज हम लोगों की मॉडल गांव पे 4 बैठक, हम लोग वैरायटी में, जैसे एनजीओ वालों की बैठक, बीएलई की बैठक, प्रधान की बैठक, मास्टर की बैठक, आज हमारी ये 6ठी बैठक है और कल 5 बैठक लगी है। इतना लोगों को पसंद आ रहा है। आज जो है हम लोगों ने सीएफसी की बैठक करी है, भदोही की, उसमें 60 लोग थे, बस्ती जनपद की करी, उसमें 100 लोग थे। ऐसा मतलब काफी दिना भर हम लोग बैठक करके लोगों को जगा रहे हैं, जन आंदोलन बना रहे हैं। चलिए प्लीज। ठीक है सर, तो सभी लोगों को धन्यवाद, चौहान साहब को खासतौर से, और जितने भी मित्र हमारे आज जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग फिर जुड़ेंगे और एक दूसरे से अपने विचारों को इसी तरह से एक्सचेंज करते रहेंगे, जिससे लोगों का, सभी लोगों का लाभ हो, हमारा भी और जनता का भी। तो आप सबको धन्यवाद। आज के लिए यही बैठक समाप्त कर रहे हैं सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।